बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस अब। आज की क्लास है हमारी कम्युनिटी बेस्ड क्लास, जिसमें हम ESIC, DSSB, SGPGI और जो अपकमिंग टाइम में NHM के एग्ज़ाम है उनसे रिलेट करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो लोग पहली बार SGPGI, DSSB या ESIC का पेपर दे रहे हों वो लोग प्लीज़ प्रीवियस पेपर ज़रूर एक बार चेक कीजिए। SGPGI में लास्ट टाइम भी आई थिंक मार्च में पेपर हुआ था 2023 में। यदि वो पेपर चैनल पे अपडेट नहीं होगा तो मैं आपको ऐड कर दूंगी, क्योंकि सिलेबस और पैटर्न ऐसे वही फॉलो होना है इस बार भी। DSSB में है जो आपको क्वेश्चन जैसे प्रीवियस टाइम में आए थे ऐसे इस बार भी आ सकते हैं। ESIC का पेपर UPSC के थ्रू होना है और OMR बेस्ड होना है। लास्ट टाइम CBT बेस्ड हुआ था, तो हो सकता है आपको पेपर थोड़ा सा अलग है, मे भी हार्ड भी हो सकता है, क्योंकि पहली बार ESIC के लिए जैसे पहले एम्स का पेपर है जो डायरेक्ट एम्स के लिए होता था, लेकिन अभी नॉरसेट कंडक्ट होता है अलग अलग एम्स के लिए। एक ही नॉरसेट से अलग अलग एम्स में आपको जॉब मिलती है। लेकिन अब ESIC की जो वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होना है। पेपर थोड़ा सा अलग है जो हो सकता है। सिलेबस आपको अपडेट कर दिया गया है, डेट भी आ गई है आपकी जुलाई में, आई थिंक 7 जुलाई को पेपर है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से रखें। मेरे से जितना हो सकेगा मैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लासेस कंडक्ट कराऊंगी और बहुत जल्दी आपके लिए बुक भी अवेलेबल हो जाएगी। तो उसके लिए आपको ओनली 1 वीक है, जो 1 वीक और 10 डेज बस वेट करना पड़ेगा। तो जो भी लोग क्लास को देख रहे हैं मैं बता दूं कि आपको बेस्ड होने और सिलेबस आपकी क्लासेस की जाएंगी। अब किसी भी तरीके से क्लासेस में आपके कोई भी वो नहीं होगा कि क्लासेस डिले होंगी या नहीं हो पाएंगी। Which is the first country who started the National Family Planning Program? राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? कौन सा देश है जिसने सबसे पहले राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया था? चाइना ने, USA ने, रसिया ने कि इंडिया ने? तो सबसे पहला नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या है? नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला देश था हमारा भारत। कौन था? भारत, जिसमें सबसे पहले 1952 में ही नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो नाउअडेज इंडिया की जनता चाइना से ज़्यादा है, लेकिन पहले एग्जाम में आता था कि बेस्ड ऑन पॉपुलेशन कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला है, तो वो चाइना था। लेकिन अभी यदि पूछा जाए तो आपको भारत के लिए मार्क करना है। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का नाम बदल के कर दिया गया नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम 1977 में। तो इसमें से आपको जो 4 क्वेश्चन पढ़े हैं आपने, एक पॉपुलेशन पॉलिसी आता है, आपको फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आ सकता है, पहला देश कौन सा है जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था वो इंडिया, और रीनेम क्या कर दिया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का? तो रीनेम है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, जो कि 1977 में नाम बदल दिया गया था। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू अनदर टाइप इज कॉल्ड। तो एक सेल का किसी दूसरी सेल में ट्रांसफॉर्मेशन होना, परिवर्तन होना क्या कहलाएगा? हाइपरप्लासिया, मेटाप्लासिया, डिस्प्लासिया, फ्रेनाप्लासिया। ये आपने सभी जो टर्मिनोलॉजी है ऑन्कोलॉजी में पढ़ी हुई है। जो जब सेल्स में जो डिवीज़न होता है, सेल्स की साइज बढ़ेगी, नंबरिंग बढ़ेगी, वो है यहाँ पे। तो ट्रांसफॉर्मेशन होना एक सेल का दूसरी सेल में, तो ये कहलाता है क्या? मेटाप्लासिया। क्या है? मेटाप्लासिया। प्लासिया का मतलब होता है बढ़ना, तो यहाँ पर क्या है? मेटाप्लासिया है एक प्रकार की कोशिका तो का दूसरी प्रकार की कोशिका में चेंज होना, परिवर्तन होना, ट्रांसफॉर्मेशन होना क्या कहलाएगा? मेटाप्लासिया। क्या होगा? ये देखिए मेटाप्लासिया। नॉर्मल सेल्स इस तरीके से रहेगी। एट्रोफी मतलब सेल की साइज क्या है? श्रिंक हो रही है। क्या हो रही है? श्रिंक हो रही है और छोटी हो रही है। तो जैसे यहाँ पे कहा एनाप्लासिया, तो यहाँ पर सेल साइज क्या हो रही है? छोटी हो रही है नॉर्मल से। फिर हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब है कि सेल की साइज का बढ़ना। क्या है? सेल की साइज का बढ़ना। और यहाँ पर हाइपरट्रॉफी, ट्रॉफी का मतलब क्या है? साइज बढ़ेगी सेल की। प्लासिया का मतलब क्या है? सेल की नंबरिंग 2, 2 से 4, 4 से 8 होगी, जो कि मेटास्टेसिस ट्यूमर में होती है।
मेटाप्लासिया में क्या होगा, वन सेल टाइप टू अनदर, एक सेल टाइप है जो दूसरी सेल में क्या होगी, कन्वर्जन होगा। और डिस्प्लासिया का मतलब है कि अनअरेंज तरीके से ग्रोथ होना सेल्स का, और ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं किसमें, मेटास्टैटिक ट्यूमर में। और बात करें दैट मीन्स सेल क्या है, श्रिंक हो रही है, सेल की साइज कम हो रही, घट रही है। हाइपरट्रॉफी मतलब सेल की साइज बढ़ रही, इंक्रीज द सेल साइज। हाइपरप्लासिया का मतलब है नंबरिंग बढ़ रही, इंक्रीज सेल नंबर। मेटाप्लासिया का मतलब है कन्वर्जन ऑफ वन सेल टाइप टू अनदर, एक सेल का दूसरी सेल में कन्वर्जन होना कहलाता है मेटाप्लासिया। और डिस्प्लासिया का मतलब है एक सेल का बहुत ही डिसऑर्डर तरीके से, गलत तरीके से, बहुत फास्ट तरीके से ग्रोथ करना, तो क्या है, डिस्प्लासिया। नेक्स्ट वन, 16-year-old preemie gravid patient admitted with severe pregnancy-induced hypertension, giving intravenous magnesium sulfate. Nurse obtained which of the following information? एक क्वेश्चन कि MgSO4 देने के बाद है जो क्या चीज़ आप चेक करेंगे या फिर क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आपको एग्जाम में भी आया है, मेंस नॉरसेट में, प्री में भी आया था, मेंस में भी आया है। क्वेश्चन है, गंभीर गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप के साथ भर्ती 16 वर्षीय प्रीमी ग्रेविड रोगी को अंतःशिरा मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है। नर्स को निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए? तो MgSO4 और मैग्नीशियम सल्फेट का ड्रग ऑफ चॉइस है प्रेगनेंसी में बढ़ने वाले BP के लिए। तो यहाँ पे बात की जा रही प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, तो अब इसको ट्रीट करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट दिया गया है। यदि ओवरडोज होता है तो अब कैल्शियम ग्लूकानेट दे देंगे एंटीडोट के तौर पे। लेकिन यहाँ पे कहा है कि अब क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, यूरिनरी आउटपुट एवरी 8 आवर, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एवरी 4 आवर, रेस्पिरेटरी रेट एवरी आवर या फिर ब्लड प्रेशर एवरी 6 आवर। क्या चीज़ आप चेक करेंगे, ओल्ड प्रीमी ग्रेविड पेशेंट में जो कि एडमिट है, सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हुआ है उसको तब। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो रेस्पिरेटरी सिम्टम को यहाँ पर सीवियर साइड इफेक्ट के तौर पे कंसीडर किया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट का। तो अगर रेस्पिरेटरी रेट एवरी आवर आपको चेक करना है, क्यों, इसके कारण MgSO4 के कारण क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको हर एक घंटे में क्या है, रेस्पिरेटरी रेट चेक करनी होगी। सीवियर साइड इफेक्ट पूछे मैग्नीशियम सल्फेट के MgSO4 के, तो वही रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के लिए आपको बार बार हर एक घंटे में रेस्पिरेटरी रेट चेक करना है। नेक्स्ट वन, 28-year-old lactating woman presented with fever, acute breast pain and swelling. Which one of the following organism caused this acute breast problem? 28 वर्षीय स्तनपान कराने वाली महिला को तीव्र बुखार, स्तन दर्द, सूजन की समस्या हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव इस तीव्र स्तन समस्या का कारण है? ऑप्शन में स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, एंटेरोकोकस या फिर न्यूमोकोकस। पहली चीज जो बेस्ड ऑन द साइन हम बात करें कि ये है क्या, ब्रेस्ट पेन हो रहा है, स्वेलिंग है, फीवर है, तो ये सब जो फीवर आ जाए मतलब कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है। तो अब यहाँ पर ब्रेस्ट में तो ये क्या कहलाएगा, मास्टाइटिस। ब्रेस्ट में होने वाला इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन क्या कहलाएगा, मास्टाइटिस। दिस मास्टाइटिस का मोस्ट कॉमन साइन क्या है, सॉरी कॉज क्या है, वो स्टेफाइलोकोकस। क्या है, स्टेफाइलोकोकस। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। जो मास्टाइटिस है, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन होना ब्रेस्ट में, तो यहाँ पर इसके जो साइन बताए गए हैं कि फीवर है, ब्रेस्ट पेन है, स्वेलिंग भी है, तो किसके, सभी मास्टाइटिस के साइन हैं। और ये होता किससे, मोस्ट ऑफ दी स्टेफाइलोकोकस से। नेक्स्ट वन, फिजियोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अ रिजल्ट ऑफ। गर्भावस्था के दौरान शारीरिक रक्ताल्पता किसका परिणाम है? प्रेगनेंसी में जो फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है उसका रीजन क्या है? डिक्रीज डाइटरी इंटेक ऑफ आयरन, इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम ऑफ द मदर, डिक्रीज एरिथ्रोपोइसिस इन द प्रेगनेंसी या इंक्रीज डिमांड ऑफ द फीटस। तो यदि प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलता है तो ये होता है ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ने के कारण। किसके कारण? प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ने के कारण। तो आंसर क्या होगा, डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम ऑफ द मदर। अब यहाँ पर WHO के अकॉर्डिंग कैटेगरी है एनीमिया की,
माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर। वेरी सीवियर में एडमिट करके ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। माइल्ड में है 9 to 10.9 ग्राम पर DL, मतलब माइल्ड एनीमिया हुआ है। मॉडरेट में 7.8 to 9, सीवियर में लेस देन 7 ग्राम पर DL और वेरी सीवियर में लेस देन 4 ग्राम पर DL। सीवियर और वेरी सीवियर केसेस में सीधा हॉस्पिटल में एडमिट करके ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये सभी क्या है, 4 क्लासिफिकेशन WHO के अकॉर्डिंग एनीमिया के लिए कि कौन सी कैटेगरी में, यदि कितना कम हीमोग्लोबिन है आपका तो आपको कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा। नेक्स्ट है इन फॉलोइंग विच इज अ प्राइमरी फीचर ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो यदि किसी को सर्वाइकल कैंसर होता है तो उसका प्राथमिक लक्षण क्या होगा? पॉलीयूरिया, वेट गेन, वॉमिटिंग या फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होगा यहाँ पर? यदि किसी को क्या है, सर्वाइकल कैंसर है, तो इसके प्राइमरी फीचर्स क्या हो सकते हैं? सर्वाइकल कैंसर के प्राइमरी फीचर्स में आपका हो सकता है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो आपके क्या हो सकते हैं, जो रेगुलरली आने चाहिए 28 दिन में, आप किसी की 30, किसी की 35, उसकी जगह पे कैसे आएंगे, रेगुलर आएंगे। आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, बार बार ब्लीडिंग होगी, महीने में 2 बार तक ब्लीडिंग होगी। तो ये सभी क्या है, प्राइमरी फीचर हैं किसके, सर्वाइकल कैंसर के। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट वन, आफ्टर ओव्यूलेशन हैज अकर्ड द ओवम रिमेन्स वाइबल फॉर। तो ओव्यूलेशन के बाद, आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन की प्रोसेस में एग रिलीज होता है तो ओवम कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है? 1 to 6 आवर, 12 to 18 आवर, 24 to 36 आवर और 48 to 72 आवर तक। तो यहाँ पर ओवम की बात की जा रही है तो ओवम रहता है 12 से 24 घंटों तक। कितना? 12 से 24 घंटे तक है जो वायबल रहेगा। ओव्यूलेशन के बाद ओव्यूलेशन में क्या होगा, ओवरी एक एग है जो रिलीज कर देगी। तो यहाँ पर जो ओवम है, ओवम वायबल रहेगा कितना, 12 से 18 घंटों तक। एज एन ऑप्शन की बात करें तो कितना होगा, 12 to 18 आवर्स तक। तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? पेरिटोनियम लेयर जो कि कवरिंग लेयर है एब्डोमेन की। तो यहाँ पर पेरिटोनाइटिस में कुछ इन्फेक्शन होता है तो क्या इसका रीज़न होगा? यूकोलाई, एच पाइलोरी मतलब कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस या फिर ट्रिप्नोमा पैलिडियम। तो यहाँ पर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? सिफिलिस के लिए तो ट्रिप्नोमा पैलिडियम। एच पाइलोरी है पेप्टिक अल्सर के लिए। अब बचता है क्या आपका, इकोलाई। क्या है? इकोलाई, जो कि यूटीआई में पेरिटोनाइटिस के लिए सबसे कॉमन कंसीडर किया जाता है कि इसके थ्रू है जो ये प्रॉब्लम होंगी, यूटीआई। एंड यदि एब्डोमेन ऑर्गनल में या फिर पेरिटोनाइटिस का जो रीजन पूछते हैं, पेरिटोनाइटिस से पूरी कवरिंग हो गई, लेकिन इस कवरिंग में यदि इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन होता है तो ये कहलाएगी पेरिटोनाइटिस। इसका रीज़न क्या होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के, तो होगा इकोलाई बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर वुमेन इज। महिलाओं के लिए आपातकालीन गर्भ निरोधक कौन सी है? माला डी, माला एन, लेवोनोजेस्ट्रोल या फिर प्रोजेस्ट्रॉन। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है जो वुमेन के लिए वो कौन सी है, होगी यहाँ पर लेवोनोजेस्ट्रोल, जो आइकेन आईपल मार्केट में अवेलेबल होती है वही। इसमें क्या है, लेवोनोजेस्ट्रोल रहेगा, जिसको विदिन 72 घंटों के अंदर यदि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया हुआ है, बच्चा नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लेवोनोजेस्ट्रोल जो कि विदिन 72 घंटों के यूज़ कर ली जाती है। नेक्स्ट इज हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस इन लैक्टेटिंग मदर इज। यदि माँ अपने बच्चे को फीड कराती है तो कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव है जो आप देंगे, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव? मिनी पिल्स, कंबाइंड पिल्स, सेंटोक्रोमेन या फिर नन ऑफ द अबव। कौन सी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होगी? पहली चीज़, जो माँ नर्सिंग मदर, लैक्टेटिंग मदर अपने बच्चे को फीड कराती हैं तो उनको क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव, स्पेशली हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए अवॉइड किया जाता है। लेकिन यदि देना भी है तो क्या देंगे, मिनी पिल, क्योंकि इसमें बहुत कम मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, स्मॉल क्वांटिटी होगी प्रोजेस्टेरॉन की, जो कि जो ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन करता है
और जो बेबी फीड करेगा उसके लिए क्या करेगी, ये टारगेट नहीं करेगी, जो कि 99% तक इफेक्टिव होगी। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन, यहाँ पे मिनी पिल है, जो माएँ जो बच्चे को फीड कराती हैं, लैक्टेटिंग मदर है, नर्सिंग मदर हैं, वो कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर सकती हार्मोनल, तो वो होगी यहाँ पर मिनी पिल्स, जिसको कहा जाता है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। नेक्स्ट है यहाँ पर सहेली। सहेली वंस अ वीक पिल है, मतलब और में लॉक्सिफेन है, जो इसके लिए सेंट्रोक्रोमेन नाम से भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो सहेली है, क्या है, सहेली है, ये हफ्ते में एक बार ली जाती है, वंस अ वीक पिल के नाम से भी ये जानी जाती है, सहेली और सेंट्रोक्रोमेन। नेक्स्ट वन, सेफ पीरियड इज कैलकुलेटेड बाय। सेफ पीरियड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेफ पीरियड का मतलब है कि जो 5 दिन पहले के और 5 दिन बाद के पीरियड्स के बाद सेफ कंसीडर किए जाते हैं, वो मतलब इस टाइम पर बिना किसी अनप्रोटेक्टेड मेथड अपना के, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड अपना के सेक्स करना, तो क्या सेफ पीरियड है और ऐसे बच्चे नहीं होंगे। तो यहाँ पर सेफ पीरियड कैलकुलेट कैसे करेंगे? ड्यूरेशन एंड डेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेंथ ऑफ ओव्यूलेशन या फिर लेंथ ऑफ ल्यूटियल फेज। पहली चीज़, जब तक एग ही रिलीज नहीं होगा तो बच्चा कैसे का आप कंसीव कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये डिपेंड करता है किस पर, मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। मान लीजिए किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 दिन की है, किसी की 28 दिन की है, तो 14वें दिन ही ओव्यूलेशन होगा, तो यहाँ पर एग रिलीज होगा। तो अब सेफ पीरियड डिपेंड करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, 35 दिन की है कि 28 दिन की है। नेक्स्ट वन, नर्स इज अबाउट टू कैथेटराइज ब्लैडर ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी, शी शुड बी अवेयर दैट ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट फीमेल यूरेथ्रा आर ट्रू एक्सेप्ट। तो यदि एक नर्स है जो कैथेटराइज करती है ब्लैडर को, प्रेगनेंसी, लेडी प्रेग्नेंट है, तो यहाँ पर कैथेटराइजेशन के लिए सभी चीज़ें आपको सही पता है फीमेल यूरेथ्रा को लेके, किसी एक को छोड़कर। इट इज़ अबाउट 1.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, इंचेस इन लेंथ, सेंटीमीटर में 5 तक जाता है, 5 से ज़्यादा, और मेल का होता है 20 तक। इट्स पोस्टीरियर टू वेजाइनल ऑरिफिस, इट्स पियर्सेस थ्रू यूरोजेनाइटल डायफ्राम, इट इज़ स्ट्रेट एंड ऑफर माइनर रेजिस्टेंस फॉर कैथेटराइजेशन। तो ये बिल्कुल सही है कि जो फीमेल का यूरेथ्रा है एज़ कम्पेयर टू मेल यूरेथ्रा के बहुत ईजी है कैथेटराइजेशन करना। तो यहाँ पर लेंथ सही बताई गई है, लेकिन ये कहाँ पे रहेगा? फीमेल यूरेथ्रा इज लोकेटेड विद इन द वेजाइनल बॉल। जो फीमेल यूरेथ्रा है वेजाइनल बॉल के अंदर साइड को रहेगा, और जो ओपनिंग है, क्या है ओपनिंग है, वो लेबिया में होगी। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन के आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इट्स पोस्टीरियर टू वेजाइनल ऑरिफिस। नेक्स्ट वन, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी यूजुअली विद सीवियर हेमरेज इज नोन एज। आमतौर पर गर्भावस्था के दूसरे भाग के दौरान गंभीर रक्तस्राव के साथ सामान्य रूप से प्रत्यारोपित प्लेसेंटा का समय से पहले अलग हो जाना क्या कहलाता है? प्लेसेंटा प्रीविया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स या फिर एब्रप्टो प्लेसेंटा। नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा है, समय के पहले डिटैच होना स्टार्ट हो जाए सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में विथ सीवियर ब्लीडिंग के, तो ये कहलाएगा आपका एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा। क्या है? एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा। इनकम्पिटेंट सर्विक्स का मतलब है कि सर्विक्स का जो मुंह है उतना क्लोज नहीं रहेगा वीकनेस के कारण या कुछ अदर रीजन के कारण, ताकि प्रेगनेंसी में म्यूकस प्लग बन के बेबी अंदर ही सुरक्षित रहे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो बेबी का इम्प्लांटेशन है वो अदर देन यूट्रस में हो जाएगा, मोस्टली फेलोपियन ट्यूब में होता है, इसीलिए इसे ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। और प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया जो सर्वाइकल ओस के यहाँ की जो म्यूकस बनेगा सेंट्रल पार्ट से प्लेसेंटा क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, तो कहलाएगा प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट इज ड्राइनेस ऑफ आइस इज नोन एज। आँखों का सूखापन किस नाम से जाना जाता है? पैटेलिज्म, हैलिटोसिस, ज़ेरोप्थेल्मिया, फिर ज़ेरोस्टोमिया। तो यहाँ पर ज़ेरोस्टोमिया, ज़ेरोप्थेल्मिया, हैलिटोसिस 3 एग्जाम में आते हैं। तो ज़ेरोप्थेल्मिया क्या? ड्राइनेस ऑफ आइस, जो कि होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण।
क्या है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण होगा ज़ेरोप्थेल्मिया, और इसमें आँखें क्या रहेंगी, ड्राई रहेंगी। हेलिटोसिस का मतलब है बैड ब्रीदिंग, जो सांस आप छोड़ेंगे तो दूसरे को स्मेल देगी, तो क्या है, हेलिटोसिस। है कि भारत में सबसे ज़्यादा अंधेपन का फर्स्ट रीज़न क्या है, तो वह कंजक्टिवाइटिस, मोतियाबिंद। दूसरा रीज़न कहें तो वो होता है रिफ्रैक्टिव एरर। अंधे होने का जो मेन रीज़न है भारत में वो क्या है, पहला रीज़न तो है यहाँ पर कि जो फर्स्ट रीज़न है वो क्या है, कंजक्टिवाइटिस और मोतियाबिंद। दूसरा रीज़न की बात करें तो वह रिफ्रैक्टिव एरर्स। नेक्स्ट है जो ज़ेरोप्थेल्मिया होता है विटामिन ए की कमी के कारण। मिशन परिवार विकास प्रोग्राम लॉन्च्ड, तो मिशन परिवार विकास प्रोग्राम कब आया था, ये कम्युनिटी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शन में है आपको 2016, 1952, 1952, 2009 और 1971। तो जितनी भी यहाँ पर डेट दी, जो सन दिए हुए हैं, ईयर्स दिए हुए हैं, इसमें कोई ना कोई प्रोग्राम आपका आया है। जैसे यहाँ पर 1971 में क्या आया था आपका, एमटीपी एक्ट। क्या आया था, एमटीपी एक्ट 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया था। फिर अमेंडमेंट एक्ट इसके बाद आया हुआ था। फिर आपका आता है 1952। 1952 में भारत एक पहला जो कंट्री था जिसने पहली बार जो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी आया था यहाँ पर, एंड साथ में अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भी है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। और यहाँ पर 2016 में आया था मिशन परिवार विकास। मिशन परिवार विकास लाया गया था कि जितने भी हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पॉपुलेशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके, उसके लिए आया था। और साथ ही साथ 19 में एक और प्रोग्राम आया था, यदि आपको एग्जाम में आए तो इसी टाइम पर आया था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी आप याद रखें, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि गांव में जो भी डेवलपमेंट होना है उसके लिए प्रोग्राम है जो लाया गया था। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2016 में आया था मिशन परिवार विकास, 1952 में आया था नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, और दूसरा यदि 1952 में ही पूछें तो वो था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और 1971 में आया था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट 20 वीक तक की प्रेगनेंसी को ही अवॉइड किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है, आफ्टर दैट नहीं। ये देखिए यहाँ पर फिर जो हमने पढ़ा कि नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में आया था 1952 में, इस प्रोग्राम का नाम बदल के रख दिया गया नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम 1977 में। तो मिशन परिवार विकास का जो एम था वो क्या था कि जितनी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं फैमिली प्लानिंग के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यूज़ करवाना है। जो हाई फोकस स्टेट है, जहाँ की फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, उनको टारगेट करना। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने मिशन परिवार विकास लॉन्च किया था 2016 में, इसका मेन फोकस था 146 हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट। वो डिस्ट्रिक्ट कहाँ के थे, किस स्टेट के थे, तो वो थे बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड झारखंड। क्योंकि यहीं के कारण जो जनता है ज़्यादा हो रही थी और जो यहाँ पर गरीबी है वो क्या है, वो भी पॉवर्टी भी ज़्यादा है, तो इसीलिए इन स्टेट को टारगेट किया गया। इसके 146 डिस्ट्रिक्ट को इस प्रोग्राम के तहत लाया गया कि हमें 2025 तक जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 तक लेके आनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, द नर्स evaluates द adequacy ऑफ द neonates ऑक्सीजन by monitoring। तो यदि एज अ नर्स आप बच्चे में ऑक्सीजन है जो प्रॉपर एडिक्वेसी है या नहीं, मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी है या नहीं, कहाँ से चेक करेंगे, कहाँ से evaluate करेंगे आप? साइनोसिस ऑफ हैंड एंड फीट, पल्स रेट कंटिन्यूसली, आर्ट्रियल ब्लड गैस, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रिसीव्ड। तो एक न्यूनेट बेबी में एवालुएशन कैसे करेंगे ऑक्सीजन का कि बच्चे में प्रॉपर ऑक्सीजन है या नहीं, तो वो होगा ABG से। किससे? आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस से। किससे? ABG से। साइनोसिस है जो बच्चे में हैंड और फीट में बस देखने को मिल रही है यदि, लेकिन सबसे पहले बच्चों में साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है, लिप्स के यहाँ से शुरुआत होती है। फिर यहाँ पर आपको चेक करना है ऑक्सीजन।
तो ऑक्सीजन के लिए सबसे सही क्या होगा, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज सीन इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में सबसे ज़्यादा जो फ्रैक्चर होता है वो कौन सा होता है, पॉट्स फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, क्लेविकल फ्रैक्चर या फिर कोलेस फ्रैक्चर। तो सबसे कॉमन फ्रैक्चर की बात की जा रही है, वो भी बच्चों में। जो बच्चे जब गिरते हैं सबसे कॉमन फ्रैक्चर कौन सा देखने को मिलता है, तो बच्चों में सबसे कॉमन फ्रैक्चर होता है। यदि हम बोन की बात करें तो सबसे कॉमनली बच्चों की जो हड्डी टूटती हैं वो है रेडियस अल्ना फोर आर्म की जो बोन्स है वो। कूलिस फ्रैक्चर जो कि रेडियस क्लोज टू द रिस्ट, यहाँ पर जो कूलिस फ्रैक्चर है वो है। लेकिन बच्चों में यदि बात की जा रही है तो यहाँ पर यदि इस पर्टिकुलर बोन पूछें तो आप रेडियस अल्ना कहेंगे, लेकिन कॉमन टाइप का फ्रैक्चर पूछें तो वो होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जिसमें एक बोन है क्या रहेगी, एक बोन है जो क्या हो जाती है, एक तरीके से हमें कहेंगे कि लकड़ी जैसे आप तोड़ते हैं उस तरीके से यहाँ पे हड्डी भी टूटेगी, एक साइड बेंड रह जाएगी, दूसरे साइड से बोन टूट जाएगी। देखिए यहाँ पर हेयरलाइन फ्रैक्चर का मतलब है कि फ्रैक्चर जिगजैग मैनर में होगा। कैसा, जिगजैग मैनर में। ऑब्लिक में सीधा बोन है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, फिर ऑब्लिक नॉन डिस्प्लेस्ड, मतलब एक है ऑब्लिक डिस्प्लेस्ड तो दूसरा है नॉन डिस्प्लेस्ड। तो डिस्प्लेस में क्या होगा कि सेम जगह से दो पार्ट में डिवाइड होगी, बट ऑब्लिक लेकिन नॉन डिस्प्लेस्ड में क्या होगी, वर्टिकल हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है। लाइनर में बोन इंटरनली क्रैक बस होगी। फिर आता है कम्युनिटेड में बोन्स के फ्रेगमेंट छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएंगे। फिर आता है स्पाइरल, तो स्पाइरल फॉर्म में टूटेगी, और सेगमेंटल में बोन दो से ज़्यादा जगह से टूटेगी, तो वो कहलाता है सेगमेंटल फ्रैक्चर। जो यहाँ पर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर की बात हो रही है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में बोन क्या होगी, बेंड होगी, एक जगह से थोड़ी सी बेंड रहेगी, लेकिन दूसरी जगह से टूटी हुई रहेगी। तो क्या है, बच्चों में सबसे कॉमनली देखने को मिलता है क्या, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। जैसे ग्रीन का मतलब यहाँ पर क्या है, जो ब्रांच ऑफ ट्री होती है वो ब्रेक होती है, तो यहाँ पर एक साइड से टूट जाएगी पूरी, लेकिन दूसरे साइड से बस बेंड रहेगी। नेक्स्ट वन इज कैटगट इज मेड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ। तो कैटगट हैं जो इंटेस्टाइन से बनते हैं, किसकी, डोमेस्टिक कैट की, जो पालतू बिल्लियाँ होती हैं, वाइल्ड कैट मतलब जंगली बिल्लियाँ, सीप या फिर हॉर्स। जितने भी जो कैटगट की बात की जा रही है वो कुछ ना कुछ एनिमल से रिलेट करते हुए बनेंगे। तो इंटेस्टाइन की बात की गई है तो बनेंगे सीप। भेड़ की आंतों से जो सर्जिकल सूचर के लिए जो नेचुरली जो डिग्रेडेड सूचर्स होते हैं, जो बॉडी क्या कर जाती है, आपको पहले होता था कि जो टाँके लगे उनको कट करवाना पड़ता था, बट अब एब्जॉर्बेबल लगते हैं, जो क्या कहलाते हैं, कैटगट सूचर, जो कि 90 दिनों में ऑटोमेटिक आपकी बॉडी इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पर जो बनते हैं जो सूचर, जो कैटगट सूचर की बात की जा रही है, बनते हैं किससे, सीप की इंटेस्टाइन से। किससे, सीप की इंटेस्टाइन से। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सीप। नेक्स्ट वन इज a patient is suspected to have hepatitis, which diagnostic test will confirm the diagnosis। यदि किसी मरीज को हेपेटाइटिस हुआ है तो कौन सा टेस्ट यहाँ पे कंफर्म करेगा कि मरीज के लिए क्या है, कौन सा टेस्ट कंफर्म करेगा कि हेपेटाइटिस हुआ है। तो हेपेटाइटिस का मतलब यहाँ पे क्या है, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर। हेपेटिक का मतलब ही होता है क्या, लिवर। आइटिस बट जुड़ गया मतलब इन्फेक्शन है। तो यहाँ पर कौन से टेस्ट से कंफर्म होगा, ऑप्शन में एलिवेटेड हीमोग्लोबिन लेवल, एलिवेटेड सीरम बिलिरुबिन लेवल, एलिवेटेड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल, या डिक्रीज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ESR। तो कभी भी कोई भी इन्फेक्शन होता है आपकी बॉडी में, ESR हमेशा बढ़ी हुई रहती है, घटी हुई तो ना के बराबर रहती है, बहुत रेयर केस में रहेगी, तो घटी हुई तो नहीं रहती है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो होगा एलिवेटेड सीरम बिलिरुबिन लेवल। हेपेटाइटिस होगा कब, जब आपके लिवर में इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, और ये होगा जब आपकी बॉडी में जो बिलिरुबिन का लेवल क्या है, बढ़ जाए। क्या है, बिलिरुबिन का लेवल है जो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो टेस्ट कंफर्म करेगा हेपेटाइटिस को होगा सीरम
बिलीरुबिन लेवल एलिवेटेड, एलिवेशन का मतलब बढ़ा हुआ रहेगा। तो नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बुलेट शेप्ड वायरस, इनमें से बुलेट शेप्ड वायरस कौन सा है? हर्पीज जूस्टर, मीजल्स, रेबीज या फिर HIV वायरस। एक क्वेश्चन अभी रिसेंट झारखंड पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया है बुलेट शेप्ड वायरस। तो बुलेट शेप्ड वायरस है यहाँ पर रेबीज वायरस। कौन सा? रेबीज वायरस है जो कि बुलेट शेप्ड वायरस में कंसीडर किया जाता है। शेप ऑफ वायरस यदि आपको बात करें, बुलेट शेप वायरस कौन सा है? रेबीज वायरस। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द एंटीबायोटिक्स इज लाइकली टू इम्पेयर हियरिंग। तो हियरिंग के लिए कौन सी एंटीबॉडीज रिस्पॉन्सिबल है हियरिंग लॉस के लिए? स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन या फिर इथ्रोमाइसिन। तो यहाँ पर जो 3 ड्रग हैं वो आपको अलग ही लग रही हैं सभी एंटीबायोटिक, चारों हैं, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, फर्स्ट क्लास चॉइस की एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। और यहाँ पर ये जो ड्रग है एंटीबायोटिक के लिए, तो इसमें आपकी जो 8वें नंबर की जो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है वो यहाँ पर डैमेज कर सकती है। कौन? स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट वन इज इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव सच एज DMPA एंड NET-EN कंटेंस। तो जो DMPA है क्या है? DMPA है और नॉरएथेस्टेरोन एनान्थेट है जिसको NET-EN नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या रहेगा? ये दोनों इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल रहेंगी। ओनली एस्ट्रोजन, ओनली प्रोजेस्ट्रॉन, बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपको पता है कि फीमेल की जो ओवरी है जो हार्मोन रिलीज करती है कॉर्पस ल्यूटियम, वो क्या रिलीज करती है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन कुछ कम लेवल पर रिलीज करती है, लेकिन प्रोजेस्ट्रॉन का काम क्या होता है? यूट्रस लाइनिंग को थिक करना। तो यहाँ पर यदि आप और ज़्यादा जो कॉन्ट्रासेप्टिव के फॉर्म में प्रोजेस्ट्रॉन भेजेंगे तो क्या होगी? लाइनिंग थिक होगी, प्रेगनेंसी कंसीव करना पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर भी वही काम है, DMPA और NET-EN। कौन सा हार्मोन रहेगा इसमें? होगा इसमें ओनली प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। DMPA एवरी 3 मंथ में इंजेक्ट किया जाने वाला क्या है? शॉर्ट के नाम से भी अवेलेबल है, गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट है, अंतरा के नाम से मिल जाता है, इंट्रामस्कुलर रूट से इसको इंजेक्ट किया जाता है। NET-EN है जो NET-EN हर 2 महीने में। तो DMPA 150 mg यदि इंजेक्ट कराते हैं तो हर 3 महीने में, एवरी 3 मंथ्स में, और यदि 6 महीने में कराते हैं तो 300 mg एवरी 6 मंथ में। NET-EN है जो 200 mg एवरी 2 मंथ, हर 2 महीने में इंजेक्ट किया जाने वाला शॉट है। फिर फेलियर रेट की बात करें हम तो फेलियर रेट DMPA के कितने हैं? 0.1% और जो NET-EN है इसके 0.4%। तो यहाँ पर यदि DMPA की बात करें तो अंतरा नाम से एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है, या फिर शॉर्ट नाम से आ सकता है, या फिर इसमें कौन सा हार्मोन रहेगा? मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन इंजेक्शन DMPA और अंतरा के नाम से अवेलेबल रहता है, इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट किया जाता है, हर 3 महीने में इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज स्टोर्ड एट विच टेम्परेचर। तो जो होल ब्लड है किस टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है? संपूर्ण रक्त किस तापमान पर संग्रहित होता है? स्टोरेज करके रखा जाता है कि जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? ट्रांसफ्यूज किया जाएगा, जो ब्लड बैंक में रखा जाता है। ऑप्शन में आपको 2 to 6 डिग्री सेल्सियस, 2 to 6 डिग्री फ़ारेनहीट, 8 to 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 21 to 25 डिग्री सेल्सियस। जो होल ब्लड है इसका स्टोरेज टेम्परेचर पूछा गया है कि संपूर्ण रक्त किस तापमान पर संग्रहित होता है। तो संपूर्ण रक्त का मतलब है यहाँ पर होल ब्लड। तो होल ब्लड का स्टोरेज टेम्परेचर होता है 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक। कितना? 2 to 6 डिग्री सेल्सियस तक है जो होल ब्लड का टेम्परेचर सेट किया जाता है। आई होप आपको प्रॉपर दिख रहा हो। तो यहाँ पर होल ब्लड में आपका यदि होल ब्लड की जगह आपको RBC सेल पूछे तो ब्लड बैंक के रेफ्रिजरेटर में 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक है जो 35 दिनों तक इसको स्टोर करके रखा जा सकता है। फिर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की बात करें, ये आपको अलग से याद रखना है कि यदि होल ब्लड पूछा है तो 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा FFP की बात करें तो
-30 डिग्री सेल्सियस और उससे भी कम, वो भी 1 साल तक के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है। फिर प्लेटलेट, तो प्लेटलेट्स के लिए रखा जा सकता है 22 डिग्री सेल्सियस पर, 22 डिग्री सेल्सियस पर ओनली फॉर 5 डेज। तो यहाँ पर आपको बेसिक से मोस्ट ऑफ द एग्जाम में होल ब्लड पूछते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा पूछते हैं, और यदि ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो जो यहाँ पर कितने टाइम के लिए रखते हैं वो बस पूछते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको विच इज़ द लास्ट और एंड प्रोडक्ट ऑफ द कोआगुलेशन प्रोसेस, स्कंदन प्रक्रिया का अंतिम या अंतिम उत्पाद कौन सा है। लास्ट और एंड प्रोडक्ट कौन सा है कोआगुलेशन प्रोसेस का, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, कैल्शियम या फिर फाइब्रिनोजन। लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है जो कोआगुलेशन प्रोसेस होती है कोआगुलेटिंग फैक्टर्स के साथ में आपकी बॉडी में, तो यहाँ पर कोआगुलेशन होगा जब जो थक्का बनता है, थक्का बनने की प्रोसेस का लास्ट जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या है। ये है सभी क्लॉटिंग में जो कोआगुलेशन प्रोसेस होती है उसमें कुछ ना कुछ तरीके से हेल्प सब करते हैं, लेकिन लास्ट प्रोडक्ट बनता है फाइब्रिन। क्या बनेगा, फाइब्रिन, स्टेबल फाइब्रिन क्लॉट, जो कि यहाँ पे लास्ट फाइब्रिन के पहले क्या आता है, फाइब्रिनोजन। तो यहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर होते हैं। तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर टिश्यू डैमेज होने के टाइम से स्टार्ट होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन एंड फाइब्रिन। तो ये आपको यहाँ तक की स्टेप याद रखना है। जो फैक्टर होते हैं वो कितने होते हैं, ये भी यहाँ पे है। फर्स्ट फाइब्रिनोजन, दूसरा कहलाता है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा है टिश्यू फैक्टर, क्या है, टिश्यू फैक्टर, चौथा है आइसोनियाजिड कैल्शियम। ये आपको एग्जाम में आता है कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा जो कोआगुलेटिव फैक्टर है वो होता है, तो होता है कैल्शियम, आयोनाइज्ड कैल्शियम। फिर लेबाइल फैक्टर 5वें नंबर पर है, 6वें पे अनअसाइंड है, मतलब 7वें नंबर का 6वें नंबर का कोई फैक्टर नहीं दिया गया है। फिर आपका आता है यहाँ पर 7वां में तो प्रो कन्वर्टिन, 8वां है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, इसी की कमी से हीमोफीलिया होता है। याद रखें हीमोफिलिक फैक्टर क्यों कहा गया, सॉरी इसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर क्यों कहा गया, क्योंकि फैक्टर 8 होता है जो कोआगुलेशन के जो यहाँ पे फैक्टर है क्लॉटिंग फैक्टर, तो 8वें नंबर के फैक्टर की डेफिशिएंसी के कारण ही हीमोफीलिया होता है। फिर 9वें पे आता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, और इसको कहा जाता है क्रिसमस फैक्टर। 11वें पे प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीग्रेंट, 12वें पर है हैगमैन, और 13वें पर है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। फिर यहाँ पर आपको मोस्टली जो अब यहाँ पे आपके क्लॉटिंग फैक्टर से एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको शॉर्ट में भी 5 मिनट के वीडियो में बता दिया जाएगा कि क्लॉटिंग फैक्टर से आपको क्या क्या आता है। पहला पीटी टाइम, ब्लीडिंग टाइम, और यहाँ पर आपको फिर आते हैं इसके फैक्टर, कैल्शियम कहाँ पे एक्ट करेगा, कौन सा हीमोफिलिक फैक्टर है, तो 8वें नंबर के फैक्टर को कंसीडर किया जाता है। लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो वो होगा फाइब्रिन। ये बेसिक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन हीमोग्लोबिन इन नॉर्मल, फीटल एंड न्यूबॉर्न इज, तो कौन सा हीमोग्लोबिन सबसे आम है, कॉमन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन है जो नॉर्मल फीटल है और न्यूबॉर्न बेबीज हैं, HbF, HbA, HbG या फिर नन ऑफ द अबव। कौन सा फैक्टर है सबसे कॉमन नॉर्मल फीटल और न्यूबॉर्न में, सबसे कॉमन हीमोग्लोबिन क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कॉमन हीमोग्लोबिन क्या है। यदि बच्चा क्या है, नॉर्मल है, न्यूबॉर्न है और फीटस मतलब यूट्रस में है तब। तो यहाँ पर फीटल हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं हम, तो वो होता है HbF। क्या है, HbF है जो HbF, Hb का मतलब है यहाँ पर क्या, हीमोग्लोबिन। तो जो HbF हीमोग्लोबिन है वो बच्चों में पाया जाता है, किसमें, बच्चों में पाया जाता है। तो जो नॉर्मली है वो कौन सा है, वो HbF एडल्ट में पाया जाता जाएगा, सॉरी न्यूबॉर्न बेबीज में और फीटल में वो क्या होगा, हीमोग्लोबिन F, HbF अल्फा 2 गामा 2। लेकिन यदि एडल्ट्स में बात करें तो एडल्ट्स में पाया जाएगा ये कम्प्लीटली रिप्लेस्ड हो जाएगा 1 ईयर के बाद, 6 to 12 मंथ की एज तक ये जो हीमोग्लोबिन HbF है रिप्लेस्ड हो जाएगा किससे, हीमोग्लोबिन A से, अल्फा 2 बीटा 2। पहले अल्फा 2 गामा 2 है HbF में, लेकिन फिर अल्फा 2 बीटा 2 जो चेन है यहाँ पर
जो हीमोग्लोबिन वाली चेन है यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, HbA, मतलब अल्फा 2 और बीटा 2। पहले होता है अल्फा 2 और गामा 2। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि फुल टर्म न्यूबॉर्न बेबीज में और फीटल लाइफ में जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है, HbF, मतलब फीटल हीमोग्लोबिन। फिर HbA में, HbA का मतलब है हीमोग्लोबिन इन एडल्ट, तो यहाँ पर एडल्ट में कौन सा होगा, HbA। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी सेल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। थ्रोम्बोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स या फिर इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है रेड ब्लड कार्पसेल्स और रेड ब्लड सेल्स। क्या है, रेड ब्लड कार्पसेल्स और रेड ब्लड सेल्स। लिम्फोसाइट्स, जो ल्यूकोसाइट है, न्यूट्रोफिल्स हैं, सभी लिम्फोसाइट्स के पार्ट्स हैं, टाइप हैं। तो जो लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या है, वो कहलाती हैं वाइट ब्लड कार्पसेल्स। लिम्फोसाइट करती हैं आपकी हेल्प जब आपकी बॉडी में कोई बाहरी फॉरेन मटेरियल आ जाए तो लड़ने में हेल्प करेंगी। आपका जो ये कह सकते हैं कि डिफेंडर सेल है वो क्या है, वो है लिम्फोसाइट्स। फिर थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स ही हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट्स को क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स आपका और जो थ्रोम्बोसाइट है करेक्ट आंसर। गुड अटैचमेंट साइन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आर ऑल एक्सेप्ट, तो सभी गुड अटैचमेंट साइन है ब्रेस्ट फीडिंग के किसी एक को छोड़कर 4 कार्डिनल साइन कंसीडर किए जाते हैं गुड अटैचमेंट साइन के, कि बच्चा जो बेबी है प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है या नहीं। ऑप्शन में है बेबीज माउथ वाइडली ओपन, लोअर लिप टर्न इनवर्ड, बेबीज चिन टच द ब्रेस्ट, मेजॉरिटी ऑफ एरियोला इज इनसाइड बेबीज माउथ। गुड अटैचमेंट साइन की बात की जा रही है कि बच्चा प्रॉपर तरीके से फीड कर रहा है या नहीं। वो यहाँ पर होगा कि सबसे पहला बेबी का माउथ है जो वाइडली ओपन होगा, बड़े तरीके से मुंह खोलेगा। लोअर लिप हमेशा जो नीचे का लिप है बाहर की तरफ रहेगा, आउटवर्ड। बेबी का चिन है जो माँ के ब्रेस्ट को टच करेगा और एरियोला का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है बेबी के मुंह के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर गुड अटैचमेंट साइन होगा। अब एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है तो आपका आंसर क्या होगा। फर्स्ट तो बिल्कुल सही है कि बेबी का माउथ वाइडली ओपन होगा। थर्ड भी सही है कि ब्रेस्ट को चिन है जो ब्रेस्ट को टच करेगा। लास्ट है जो एरियोला बेबी के मुंह में रहेगा, मेजर पार्ट है एरियोला का बेबी के मुंह के अंदर रहेगा। लोअर लिप है जो कहाँ रहेगा, आउटवर्ड। क्या रहेगा, बेबी का जो लोअर लिप है आउटवर्ड रहेगा, ना कि इनवर्ड। देखिए यहाँ पर गुड अटैचमेंट साइन में बेबी जो फीड करते करते माँ के फेस को भी देखेगा, नोज क्लोज रहेगी। लेकिन आपको इतना याद रखना है, बट जो आपके कार्डिनल साइन में कंसीडर किया जाता है वो यही होता है कि बेबी का माउथ है जो वाइडली ओपन होगा, चिन है ब्रेस्ट को टच करेगा, साथ ही साथ बेबी के जो लिप्स हैं वो आउटर वर्ड रहेंगे, लोअर लिप है जो आउटर वर्ड रहेगा, और यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ एरियोला बेबी के मुंह के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो क्या होगा, वो होगा लोअर लिप टर्न इनवर्ड, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट करके पूछा है। बट यदि पूरे 4 साइन की बात करें तो यहाँ पे आउटवर्ड होगा लोअर लिप। नेक्स्ट वन इज बिलो व्हाट वेट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज नॉट रिकमेंडेड टू बी गिवन। कितने से कम वजन हो बच्चे का तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देना है। 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम या फिर 2.5 kg। तो जब भी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की हम बात करते हैं इंट्रामस्कुलरली बच्चे में दी जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है कि यदि बच्चे का वजन कितने ग्राम से कम हो तो ये नहीं देना। जैसे विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है, 1 किलोग्राम से कम बच्चे का वजन है तो डोज भी हाफ कर देते, 0.5 कर देते हैं। यदि बच्चा नॉर्मल टर्म है, नॉर्मल बर्थ वेट है 2.5 kg तो पूरा देंगे, आप 1 देंगे। ऐसे ही यहाँ पर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन में है, लेकिन यहाँ पर यदि बच्चे का वजन 2 kg से कम है तब आपको उसके लिए हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन नहीं देना है। यू हैव टू वेट एंड वॉच कि जब तक बच्चा है जो 2 किलोग्राम वजन कंप्लीट करके ना हो जाए तब तक आपको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देना है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है जो, और जो हेपेटाइटिस बी वायरस है ये माँ से बच्चे में जा सकता है वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू, ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जा सकता है, सेक्सुअल रूट के थ्रू भी जा सकता है, सेक्सुअल एक्टिविटी के द्वारा भी जा सकता है। हेपेटाइटिस बी है जो मोस्ट ऑफ द नीडल प्रिक इंजरी से भी होने के चांसेस रहते हैं।
तो जितने भी हॉस्पिटल केयर वर्कर होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर होते हैं, उनको कंपलसरी रखा जाता है कि आपको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगी हुई हो, क्योंकि आप मेडिकेशन इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो उस टाइम पर नीडल प्रिक होने के चांसेस आपको रह सकते हैं। तो इसीलिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाई जाती है, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ भी बच्चों में दी जाती है। लेकिन बच्चे का वजन यदि 2 किलोग्राम से कम है तो उसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देंगे। आप वेट करेंगे कि जब बच्चे का वजन 2 किलोग्राम क्रॉस कर जाएगा तब आप उसमें वैक्सीन दे सकते हैं। और एट द टाइम ऑफ बर्थ 3 वैक्सीन दी जाती हैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, BCG वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन के डोज को 0 में कंसीडर किया जाता है। एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन यदि वजन 2 किलोग्राम से कम है तो आपको नहीं देना, जब 2 kg हो जाएगा तब आप दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉर्ड प्रोलैप्स इज डिफाइंड एज। तो कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब क्या है? व्हेन साइज ऑफ कॉर्ड इज शॉर्ट, कॉर्ड हैविंग मल्टीपल इन्फेक्शन कंडीशन, कॉर्ड इज लोकेटेड आउटसाइड द वल्वा, कॉर्ड इज लाइंग इनसाइड द वेजाइना। प्रोलैप्स का मतलब है कि क्या है? बाहर की तरफ निकलना। अब यहाँ पर वो ऑप्शन कौन सा होगा जो कॉर्ड को बताएगा कि वो बाहर की तरफ जा रही है? तो वो होगा यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन? कॉर्ड की साइज कभी भी छोटी तो नहीं होगी। मल्टीपल इन्फेक्शन कंडीशन यहाँ पर प्रोलैप्स होने के बाद होंगी, पहले नहीं होंगी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? कॉर्ड इज लोकेटेड आउटसाइड द वुल्वा, वल्वा के बाहर की तरफ रहेगी। अब यहाँ पर ओवर्ट कॉर्ड प्रोलैप्स टाइप है, अब एक क्लिनिकल टाइप है कॉर्ड प्रोलैप्स के, पता चलेगा कि कॉर्ड वल्वा के बाहर की तरफ आ गई है, मतलब क्या है? प्रोलैप्स हो गई है। तो यहाँ पर इनसाइड द वेजाइना और आउटसाइड द वल्वा फॉलोइंग रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, जो कि कॉमन टाइप है, मतलब कॉर्ड क्या है? इनसाइड द वेजाइना के अंदर रहेगी लेकिन वल्वा के बाहर आ जाएगी, जो कि मेम्ब्रेन रप्चर होने के कारण होगा, और सबसे कॉमनली यही होगी। और कॉर्ड फ्यूनिक प्रेजेंटेशन, कॉर्ड फ्यूनिक प्रेजेंटेशन का मतलब है कि प्रेजेंटिंग पार्ट से ही पहले बाहर आ जाए, इंटैक्ट रहे बैग ऑफ मेम्ब्रेन, जो एमनियोटिक फ्लूइड वाला जो बैग है वो क्या रहेगा? इंटैक्ट रहेगी मेम्ब्रेन, लेकिन अम्बिलाइकल कॉर्ड वेजाइनल एग्जामिनेशन में पाल्पेट हो जाएगी कि बेबी नहीं है बाहर, पहले कॉर्ड बाहर आ गई है। ऑकल्ट कॉर्ड प्रोलैप्स साइड ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट इट नॉट फेल्ट बाय द फिंगर, इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे तभी फील नहीं होगी, लेकिन ये जब मेम्ब्रेन रप्चर होगी उस टाइम पे जरूर फील होगी। सबसे कॉमनली जो प्रोलैप्स होती है ओवर्ट कॉर्ड प्रोलैप्स। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ न्यूरल ट्यूब इज क्लोज्ड कंप्लीटली। तो जो इंट्रायूट्राइन लाइफ होती है उसमें न्यूरल ट्यूब कितने दिनों में क्लोज हो जाती है? ऑन वेरी फर्स्ट डे, ऑन 5th डे, ऑन 11th डे, बाय 4th to 5th डे। तो सबसे पहले बच्चे में बनती है न्यूरल ट्यूब। क्या बनती है? न्यूरल ट्यूब। कंसीव करने के बाद है जो सबसे पहला क्या बनता है? न्यूरल ट्यूब। और एक क्लोज होने का ड्यूरेशन क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि ये क्वेश्चन हम कई बार पढ़ चुके हैं। माँ को फॉलिक एसिड भी दिया जाता है ताकि न्यूरल ट्यूब है जो प्रॉपर बने, और जो होने वाला अपकमिंग बेबी है उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से भी प्रिवेंट किया जा सके। तो फॉलिक एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इस टाइम पे न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। तो इसीलिए जो न्यूरल ट्यूब है कितने वीक में क्लोज होगी, अब आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक होके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।